हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर एस्ट्रो सुभाष। आज हम बात करेंगे नाड़ी दोषा के बारे में। नाड़ी दोषा कैसे कैंसलेशन होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सारे के सारे हम इस पोस्ट में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली हमें पिछली पोस्ट में कुछ कमेंट्स मिले तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे ये कैंसिल होता है और ओवरऑल सारे के सारे जो इसमें रिजल्ट्स हैं सारे के सारे कैसे देखे जाते हैं। तो मैंने आज ये एक अपडेटेड पोस्ट बनाया है आप सभी के लिए कि आप ये पोस्ट देख के समझ जाएं, और इसमें सारे के सारे जो मैंने फैक्टर्स हैं सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। तो आज की पोस्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बिल्कुल इजी वे में समझ जाएंगे कैसे क्या रीजंस रहते हैं नाड़ी दोषा से लेकर, सारे के सारे आपको समझ आएंगे। आपको बिल्कुल भी आज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो कन्फ्यूजन थे, जो डाउट थे, सारे के सारे इस पोस्ट में आज आपके क्लियर होंगे। तो आपके साथ यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहिए लास्ट तक, कि आपको ये सारे के सारे जो है कंसेप्ट्स आज की इस पोस्ट में क्लियर हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो लगाया आपके लिए कि देख लीजिए कि किस तरीके से ये नाड़ी दोषा, एक पिक्चर के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे कि नाड़ी दोषा जो है कैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। क्या ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी या नहीं आएंगी, वो डिपेंड करता है ओवरऑल फैक्टर्स पे। पर ये एक, जिसे हम कहते हैं कि एक लुक में किसी चीज़ को समझ लें। जैसे कि हम अगर आप सांप सांप को देखते हैं, तो सांप को अगर देखते ही आपके मन में क्या आता है? जहरीला होगा। हो सकता है वो जहरीला ना हो सकता है वो नॉर्मल सांप हो, चूहे वगैरह कीड़े वगैरह खाने वाला सांप हो और उसके काटने पर कोई जहर ना फैले। तो चलिए नाड़ी दोषा की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाड़ी दोषा यहाँ पर जो मैंने इस पोस्ट में आपके सामने जो इलेबोरेट की है, उसमें सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम नाड़ी दोषा के बारे में सुनते हैं तो इसका जो मेन जो कनेक्शन आता है वो आता है मैच मेकिंग से लेके। जब हम दो चार्ट्स की मैच मेकिंग करते हैं ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है, मैरिज से पहले चार्ट मैच मैच किए जाते हैं लड़के और लड़की का। और जब लड़के और लड़की का कोई चार्ट मैच किया जाता है तो उस टाइम पर कुछ जो है दोष निकल कर सामने आते हैं। तो उन दोषों में जो है ये दोषिस हैं, अगर आप समझें, जिसमें वर्ण दोष होता है, वैश्य दोष होता है, तारा योनि, मैत्री, गण, भकुट, और नाड़ी जो है आखिरी में लास्ट नंबर है। इसी को ही मेन ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है नाड़ी दोषा में। मैरिज में जब मैरिज की मैच मेकिंग की जाती है तो नाड़ी दोषा को बहुत ही डर भरी नज़रों से देखा जाता है। देखिए, ओवरऑल जो ऊपर के सारे एस्पेक्ट हैं ये वाले, एक से लेकर सात तक, ये सारे इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर नाड़ी को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। सबसे पहले समझिए नाड़ी है क्या। देखिए, नाड़ी जो है, अगर हम ब्लड ग्रुप देखें कि सेम ब्लड ग्रुप, अगर मान लो मेरा ओ पॉजिटिव है और सामने वाले का भी ओ पॉजिटिव है, तो सेम ब्लड ग्रुप हो गया। अब जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओ ब्लड ग्रुप हैं, वो सामने वाले को भी वही हो सकता है कि वो उसी चीज़ से प्रॉब्लम हो। तो हमेशा मैरिड लाइफ में, एक ये मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इसका जो मेन रीज़न होता है वो एस्ट्रोलॉजिकली और हमारे शास्त्रों में कुछ और ही तरीके से डिफाइन किया हुआ है। जिसमें कि नाड़ी दोष जो होता है, नाड़ी एक रूट होती है इंसान की। किस रूट में किस उसकी जो जड़ें हैं, जो उसका जो मेन उत्पत्ति है धरती पे आने की, वो क्या रूट रहा है उसका। अगर वो सेम जो है अपने लाइफ में कर्म और सब कुछ लेकर पैदा हुआ है, अच्छे और बुरे कर्म, तो सामने वाला भी उस नाड़ी में ना हो। क्योंकि अगर मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस की बात की जाए तो एक जो हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों के चार्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे की मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने में। तो यहाँ पर यही एक रीज़न होता है कि दोनों की नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की नाड़ी सेम हो तो हेरिडिटरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ना कुछ। जैसे हेरिडिटरी में आजकल तो आपके सामने आजकल दिखने में काफ़ी कुछ आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सी नई बीमारियाँ आजकल तो चल पड़ी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हीमोफीलिया भी एक हेरिडिटरी है, डायबिटीज़ भी आजकल हेरिडिटरी हो गई, हार्ट डिजीज़ भी हेरिडिटरी हो गई, और इम्पोर्टेंसी भी आजकल ऐसी ही आ गई है। ठीक है, आजकल के टाइम में देखिए कितने सारे जो है
फर्टिलिटी सेंटर्स खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं, रीज़न आप खुद ही समझ सकते हैं। आजकल के लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, ना कि जो हमारे शास्त्रों में और हमारे जो ऋषियों ने हमको एक गाइडेंस दी है उसके साथ हम नहीं चल रहे हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ फर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह और ये काउंसलिंग और ये डाइवोर्स केसेस ये सारे के सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी मैरिज की बात आती है तो हमेशा यही देखा जाता है कि चलो, कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि झूठ मूठ की डेट ऑफ बर्थ बना के कई लोग ऐसे भी हैं जो ये काम करते हैं। मैं छोड़िए, फ़िलहाल तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इनसे बच के रहिए। ये लोग लाइफ ख़राब करने वाले हैं और कुछ नहीं है। और टाइप्स ऑफ नाड़ी में देखिए 3 तरह की नाड़ी होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। ये डिपेंड करता है कि जो जातक है उसने कौन सी नाड़ी में जन्म लिया है। वो डिपेंड करता है कि नक्षत्र कौन सा था जब किसी इंसान ने जन्म लिया, किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो उसका पर्टिकुलर नक्षत्र और उसका चरण से ही डिफाइन करता है कि जो है कि नाड़ी उसकी कौन सी है। अब नाड़ी दोष बनता कैसे है, जब भी कोई नक्षत्र किसी चंद्रमा कोई भी नक्षत्र में, स्पेसिफिक नक्षत्र में बैठा होगा तो वो उस नाड़ी को डिनोट करेगा। ऐसा ही लड़की के केस में भी होगा। जिस नाड़ी में जिस नक्षत्र और चरण में लड़की का चंद्रमा होगा वो सेम नाड़ी उसको डिनोट करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी लड़का और लड़की, अब ये नाड़ी दोषा बनता कैसे, नाड़ी दोषा ऐसे बनता है कि मान लीजिए, आप समझिए कि मैं आपको चार्ट बना के बता दूं, थोड़ा सा इजी रहेगा। कि मान लीजिए लड़का जो है ये है बॉय के, ठीक है, ये बॉय का ले लीजिए, और यहाँ पर जो है ये गर्ल का हो जाएगा। अब यहाँ पर 1, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये चरण है, यानी कि पदास, दीज आर द पदास ऑफ नक्षत्र। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको ऑपोजिट करेंगे, इसको 1 के साथ 4, इसको 2 के साथ 3, इसको 2, इसको 1। अब आप समझिए, देखिए कि जब भी कोई नक्षत्र वेद होता है, वेद समझे कि आप क्लैश बिटवीन द 2 नक्षत्र, जैसे कि एक जो है वो सीधा 4 के साथ क्लैश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो नक्षत्र शुरू होता है वो 1 2 3 4 ये उनका ऑर्डर है नक्षत्र पदा का, और ये जो जब यानी फर्स्ट पद से शुरू होगा तो फोर्थ पे जाके ख़त्म होगा। जब ये फोर्थ पे ख़त्म होगा तो जब जिसका फोर्थ पद होगा वो तो लास्ट है, और यानी कि इसके बाद ये जो है ये फर्स्ट है। तो जब भी फर्स्ट और फोर्थ का आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि लड़का जो है फोर्थ है और लड़की जो है वो है 1, यानी कि लड़के का नक्षत्र पदा 4 है, लड़की का नक्षत्र पदा 1 है। तो इस केस में ये क्लैश होगा 2 नक्षत्र के चरण के बीच में। तो जब ये 2 नक्षत्र के चरण के बीच में क्लैश होगा तो ये जो है नक्षत्र वेद कहलाएगा, और इस वजह से नाड़ी दोषा बनता है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए सेकंड और थर्ड के केस में, थर्ड और सेकंड के केस में ऐसे ही नक्षत्र वेद बनता है। तो अब ये जो है कि नक्षत्र वेद बन तो गया, अब हमें कई बार ये देखना होता है कि जो है कि नक्षत्र जो ये वेद बना हुआ है ये कैंसिल कैसे होगा। देखिए कैंसिलेशन के भी कई सारे रूल हैं। तो इसमें जो रूल्स में अगर हम बात करें तो इसमें जो रूल्स होते हैं कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने समझा कि ये नक्षत्र पदा होंगे तो ये वेद करेंगे। मान लीजिए अब लड़के का नक्षत्र पदा 1 है और लड़की का नक्षत्र पदा भी 1 है, तो इस केस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के सेम नक्षत्र पदा हैं, जिस वजह से वो नक्षत्र वेद नहीं हो रहा है। सेकंड नक्षत्र पदा होगा किसी का और किसी का फोर्थ होगा, तब वो वेद नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी का 1 है लड़के का और यहाँ पर हो गया 3, तब भी नहीं है।
मान लीजिए यहाँ पे 2 है लड़के का और यहाँ पर है नक्षत्र पदा 4, तब भी नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और लड़के का भी लड़की का भी 1 है, तब भी जो है नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तब भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए सिंपली सी बात समझिए कि हमने नेक्स्ट टू द पदा वो नहीं देखना है। मान लीजिए यहाँ पे 3rd है, तो 3rd तो नेचुरली 4th के साथ क्लैश कर रहा है क्योंकि उसके नेक्स्ट वही है, और 4th से पीछे कौन है तो वो 3rd है। तो हमेशा ये अवॉइड करने चाहिए। अब इसके बाद हम ये मैंने यहाँ पे समझाया भी हुआ है पोस्ट में किस तरीके से। मान लीजिए लड़की का ज्येष्ठा, मान लीजिए लड़के का नक्षत्र पदा हस्ता 1 है और लड़की का नक्षत्र पदा जो है ज्येष्ठा 4 है, चौथा चरण है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो है क्लैश हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी जैसे हो गया 2nd और 3rd का, ये भी हम समझ चुके हैं। अब कैंसिलेशन कैसे होगा? कैंसिलेशन भी वही हमने समझ लिया कि दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक 4 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 2 3 के साथ कर रहा है, 3 2 के साथ कर रहा है, एक 4 के साथ कर रहा है, तो ऐसे केस में कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है, कैंसिलेशन हमने समझ लिया कि उससे नेक्स्ट वाला जो होगा, जैसे 1 का 3 के साथ मैचिंग बन जाएगा, 4 का 2 के साथ मैचिंग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैचिंग बन जाएंगी। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि नाड़ी दोषा जो है कि ये समझिए रूल्स क्या क्या है नाड़ी दोषा में, कि जब नाड़ी दोषा हम बनता है, मान लीजिए कि बन ही गया, तो अब क्या करेंगे? वो कैंसिलेशन भी नहीं हो रही है, तब हम देखेंगे कि सेम नक्षत्र पदा होंगे पर जो राशि होंगी वो अलग अलग होंगी, तब एक कैंसिलेशन का ये फैक्टर बन जाएगा। मान लीजिए लड़का एक अलग नक्षत्र में पैदा हुआ है और लड़की और लड़के की राशि दोनों सेम है, तब भी ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये अलग से पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, ये भी आपको कंसीडर करने हैं। ये हम कूट तो समझ ही चुके हैं। सिमिलरली हमने ये देखा कि 36 पॉइंट हमने माने कि टोटल 36 गुण होते हैं। मान लीजिए किसी के 16 गुण आ रहे हैं और नाड़ी दोष बन रहा है, तब उस केस में हम उसको मैनुअली देखेंगे। अगर मैनुअली वो दोष कैंसिल हो रहा है तो हम उसके जो 8 पॉइंट नाड़ी दोष के उसमें से माइनस हुए थे वो उस जो टोटल स्कोर आया था उसमें ऐड हो जाएंगे। अब जब ऐड हो जाएंगे तो नेचुरली उसका जो मैच मेकिंग स्कोर है वो नेचुरली बढ़ जाएगा। तब यहाँ पर ये मैनुअल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सिस्टम तो हमारे एक ऑटोमेटेड कैलकुलेशन करके हमको बता देते हैं। अब वहाँ पर जो होते हैं कई बार प्रॉब्लम्स यही होती है कि हम ऑटोमेटेड कैलकुलेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं। ठीक है, मैं यही सलाह दूंगा कि देखिए पैसे खर्च लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ये लाइफ टाइम की इंश्योरेंस है। ठीक है, आपको पहले ही करवा लेनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि नाड़ी दशा को इग्नोर करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक बात समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि मान लीजिए आपके पास एफर्ट्स करने के साधन हैं, आपके पास शादी से पहले सारे ऑप्शंस हैं कि आप मैच मेकिंग करवा लें, कि आप अच्छे से अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करवा लें, कि आप प्रॉपर गाइडेंस ले लें, बाकायदा कि आप मैरिज होने के बाद अफसोस मनाएं कि काश मैंने ये कर लिया होता। देखिए हमारे ऋषियों मुनियों ने अगर हमको कोई विद्या दी है और इस विद्या के माध्यम से हमारे जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो हमको फॉलो करना चाहिए। माना कि हमारी दुनिया आजकल एडवांस होती जा रही है, पर इतना भी एडवांस ना होए कि अपने जीवन को ख़राब करें। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो है प्रॉपर एक गाइडेंस लेनी चाहिए। अब रेमेडीज़ की बात करें, रेमेडीज़ में जो है शास्त्रों में और कुछ हमारे पुराने ज्योतिष महाराजों ने भी हमको ये बुक्स में काफ़ी मिलता है, ज्योतिष चिंतामणि में भी मिलती हैं इसके बारे में, और भी बुक्स हैं जिनमें ये काफ़ी अच्छी तरीके से, मुहूर्त चिंतामणि में भी है इसमें। ठीक है, ज्योतिष मार्तंड में भी है, काफ़ी बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी सिंपल रेमेडीज़ है। एक तो महामृत्युंजय जाप, और जब ये महामृत्युंजय जाप होगा शादी से पहले लड़का और लड़की के नाम पर, और
जब जो है ये शादी होगी, शादी से पहले आपको ये ब्राह्मण बुलाने हैं। 5 ब्राह्मण तो कम से कम इसमें चाहिए होते हैं। 5 ब्राह्मण बुला के उनको महामृत्युंजय जाप के बारे में बोला जाए, वो महामृत्युंजय जाप करें और उन सभी ब्राह्मणों को आप एक गाय, ठीक है, और साथ में चांदी या सोना आप ज़रूर अपनी जो है सामर्थ्य, जो आपका जितना है उस हिसाब से उनको दान ज़रूर करें। ये दान करने से जो नाड़ी दोष का एक मेजर इफ़ेक्ट होता है नेगेटिव, वो चला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरी पोस्ट अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा काफ़ी कुछ। आपके कन्फ्यूजन्स तो आज क्लियर हो ही गए होंगे। तो इसके लिए देखिए लाइक तो बनता है, और फिर भी आपके कोई कमेंट्स रहते हो और आप चाहते हो कि पूछने हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी कमेंट करें, क्वेश्चन करें। देखिए मैं तो 24/7 आपकी सेवा में हाजिर हूँ, और आप जब कहेंगे मैं आपके लिए जो है और ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहूँगा। वैसे मैं अपनी जितनी मेरी कोशिश रहती है, जो भी मेरे पास लोगों के चार्ट्स आते हैं या हॉरोस्कोप आते हैं, उनकी कई बार मैं लाइव एनालिसिस भी करता हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। देखिए मुझे फेसबुक पे भी लिखना होता है, मुझे ब्लॉगर पे भी लिखना होता है, मुझे वर्डप्रेस पे भी लिखना होता है, मुझे मीडियम पे भी लिखना होता है। तो इतने सारे जो है चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे इन पे भी टाइम देना है। प्राइवेट क्लाइंट्स हैं मेरे, उनको भी मैंने टाइम देना है। आपके लिए पोस्टें भी लिखनी है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो कहीं न कहीं मेरा भी दिमाग थोड़ा सा अ, इस तरफ सोचना थोड़ा कम कर देता है। तो मैं आपसे इसीलिए हेल्प मांगता हूँ कि मुझे आप जो है आइडियाज़ दो, या किस पे पोस्ट चाहिए आपको, किस टॉपिक पे मैं लिखूँ, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो बस यही है कि आप हेल्प करते रहिए मेरी, आपको मिलता रहेगा जो आप चाहेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, ऐसे लगा रहेगा इन्फॉर्मेशन का सिलसिला। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है लोगों तक पहुँचाइए इस इन्फॉर्मेशनल पोस्ट को, ताकि वो भी आके जुड़ें और अपने हमारी जो फैमिली है ऐसे ही बढ़ती रहे। चलिए थैंक्स, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में।